हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन टॉपिक के ऊपर। आप सभी को पता है कि 12th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन। तो आज हम लोग उसका रिवीजन पोर्शन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन को। ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहेगा ये रिवीजन पर्पस के लिए ही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के जो एकदम माइनर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर अवॉइड करूँगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेनेशन की, हम वही चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे या जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वहीं से हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट। तो बहुत सारा हम कंटेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि सारी थ्योरीज को कवर करी जाए, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करा जाए और हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, जो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है उसको अच्छे से रिवाइज करें। फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उनके अंदर हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए जाए जो अच्छे अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपको क्या रहेगा कि कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, अब उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आप लोगों ने कर लिया। नहीं तो आप क्या करना है, इस पूरे को वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन करने बैठना। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो चुका है। एंड आपको फिर क्या है कि जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो वापस टॉपिक आप लोग देखेंगे, आप वापस से उसको एनसीईआरटी से वापस अपने नोट्स से पढ़ेंगे। एंड इस लेक्चर की जो पूरी की पूरी डिटेल थ्योरी की जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आपको नोट्स नहीं बनाना है, तो आप जो है इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो हम लोग क्या है कि थ्योरी को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। एज इट इज़ जो होती है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में बुक की थ्योरी होती है, एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमें बहुत अच्छे से याद हो। और अगर हम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हम जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बार के लिए एक रिवीजन फॉर्मेट चाहिए होता है एक चैप्टर का, तो मैं उसी पर्पस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर है। बाकी अगर कोई 12th का स्टूडेंट है तो 12th का तो देख ही सकता है बहुत आराम से, उसका भी रिवीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिटेल पर्पज से आए हैं कि आपको पूरा डिटेल में मिलेगा, वैसे तो डिटेल ही होगा लेकिन एक बोलते हैं ना कि पूरा एक्सप्लेन करके रखना उस टॉपिक को, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन देखो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जो होते हैं इनका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हमें सभी को पता है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है बताओ? एक होता है सॉल्वेंट। तो एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। हमें पता है कि सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा लेसर अमाउंट में मिलता है हमें, ठीक है। इसकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? वो लेसर अमाउंट होती है। हमें पता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो हायर अमाउंट में होता है ना। सॉल्वेंट तो क्या होगा? हायर अमाउंट में होगा। तो ये हमें मिलेगा हायर अमाउंट में। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये डिसॉल्व होता है, इट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। दूसरा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इट डिसॉल्व सॉल्यूट इन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये अपने अंदर क्या करता है? अपने अंदर सोल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व करता है। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो सोल्यूट एंड जो सॉल्वेंट होते हैं वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करे जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल हमारे पास में है, देखो हमारे पास में है शुगर प्लस वाटर। तो अगर मैं शुगर का वाटर का दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, शुगर का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं यहाँ शुगर का सॉल्यूशन लिखूंगा, है ना, क्योंकि ये शुगर सॉल्यूशन बना है। क्योंकि शुगर की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो शुगर सॉल्यूशन कैसा होगा? एक्वस होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड है। तो इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना है तो शुगर में क्या बोल सकता हूँ कि शुगर जो होता है ये तो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है।
और अगर हमारे पास में वाटर है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल, हमारे पास में सेकंड है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। मैंने लिया कि 200 ml वाटर है, क्या है, 200 ml वाटर है, प्लस मैंने इसको डाल दिया 500 ml अल्कोहल में। तो बताओ इस केस में कौन सॉल्यूट होगा, तो जिसका अमाउंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे, ये सॉल्यूशन ध्यान रखना इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, और इसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। जब तीनों का है ना, तीनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम अमाउंट चेक करते हैं। तो जो हायर अमाउंट में होगा वो क्या होगा, वो तो होगा सॉल्वेंट, और जो लेसर अमाउंट में होगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूट होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे कैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करे जाते हैं। अगला अगर हम बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में हमें ये एक्सप्लेन करा गया है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उन दोनों की फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब देखो ध्यान, अगर हम देखें ध्यान से तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास में सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड हो सकती है, वो लिक्विड हो सकती है, वो गैस हो सकती है। ठीक है। अगर हमारे पास में सॉल्यूट है तो भी इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। ये एसएलजी का मीनिंग ध्यान रखना आप लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक है, यानी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है। अभी जब हम लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, अभी हम लोग सॉल्यूशन का बेसिक देख रहे हैं, जब हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता है उनकी फिजिकल स्टेट फिर क्या होती है वो हम चेक करेंगे। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट को प्लस करते हैं तो हमारे पास में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को प्लस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ प्लस कर दूंगा यानी मिक्स कर दूंगा तो एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इससे हम वेट, वॉल्यूम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास में है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ अभी, फिर ये टेबल बन जाएगी पूरी एक साथ, बढ़िया रहेगा। तो देखो फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में सॉल्यूट हो, सॉलिड, ठीक है, तो अगर हमारे पास में सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड हो, एंड सॉल्वेंट भी कैसा हो, सॉलिड हो, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में जो हमारे पास में एग्जांपल आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ठीक है, कॉपर को किस में डिजोल्व कर देते हैं, गोल्ड में डिजोल्व कर देते हैं। सेकेंड हमारे पास में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूट अब चेंज कर देते हैं, हम लिक्विड लेके आते हैं और लिक्विड के अंदर हम इस तरीके से सॉलिड का सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, सॉलिड सॉल्वेंट। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सोडियम एंड मरकरी, इनका क्या बनता है, अमलगम बनता है। ठीक है, सोडियम एंड मरकरी का क्या बनता है, अमलगम बनता है। थर्ड अगर मैं बात करूँ, गैस प्लस आपके पास में क्या आएगा, सॉलिड आएगा। तो अगला आप बताओ क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन गैस एट पैलेडियम सरफेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पैलेडियम सरफेस पर आ जाती है, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है। फोर्थ अगर मैं कंडीशन देखूं तो मुझे फोर्थ कंडीशन देखने को मिलेगी कि अब की बार मेरे पास में सॉल्वेंट सारे हो चुके हैं और हमने सॉल्यूट को चेंज कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरा सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉलिड के साथ अब हम मिक्स कर रहे हैं लिक्विड। ठीक है, तो हम सॉलिड के साथ में क्या कर रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं, यानी कि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट कैसा होगा, तो ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। अब हम फिफ्थ नंबर पर देखने वाले हैं कि हमारे पास में है, सपोज करो हम लिख सकते हैं लिक्विड। आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, लिक्विड इन लिक्विड, ये तो आपने देखा ही होगा बहुत बार। हम क्या कर सकते हैं, वाटर प्लस अल्कोहल, आप सभी का फेवरेट, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आगे का अगर मैं यहाँ बनाऊँ आपको, देखो आगे का मुझे यहाँ दिखेगा 6 नंबर। 6 नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम गैस प्लस क्या लिख सकते हैं, लिक्विड लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं लिक्विड में गैस डाल दूँ तो हमने देखा है कि ये होता है कोल्ड ड्रिंक।
ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में होता है ना कि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि हम लोग CO2 गैस डिजोल्व कर देते हैं उसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसी तरीके से मैं 7th नंबर पे अगर बात करूँ तो देखो ये सारे लिक्विड के केस खत्म होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ गैस प्लस सॉलिड की, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि गैस, सॉरी ये तो हमने कर लिया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगला, यहाँ आएगा अपने पास में सॉलिड और सॉल्वेंट हमारे पास में हो जाएगा गैस। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो कपूर होता है इसको हम लोग डाल देंगे N2 गैस के अंदर, ठीक है। तो कपूर सॉलिड होता है, N2 गैस होगी। इसी तरीके से 8 नंबर की बात करूं तो हमारे पास में आएगा लिक्विड प्लस गैस। तो लिक्विड एंड गैस में हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास में देखो हम डालेंगे क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और इसको हम डाल देंगे N2 गैस के अंदर। इसी तरीके से मैं बात करूँ आपसे 9th नंबर की, तो हमारे पास में आएगा, आप सभी को पता है कि क्या आएगा, गैस प्लस गैस। तो ये तो हमें पता ही है, हम एयर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं या फिर O2 in N2 लिख सकते हैं, है ना। बेसिक में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एयर लिख सकता हूँ, जिसमें बहुत सारी गैसेस का एक साथ मिक्सचर होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। आप फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम आगे वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे राउट फ्लो के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, आगे हम लोग देखने वाले हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। वेपर प्रेशर तो बहुत ही सिंपल है, वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करा जाता है। तो देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक हमारे पास में डायग्राम होता है, ये इस तरीके से हम लोग एक कंटेनर बना लेंगे और इस कंटेनर का नाम होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये बना सकते हो। तो ये हमारे पास में हो जाएगा एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसे स्टैंड पर लगा देंगे और यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हीट कर रहे होंगे एंड वैसे हीट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास में एक लिक्विड है, ये जो लिक्विड है ये कैसा है, इट इज़ वोलेटाइल लिक्विड। ये कैसा लिक्विड है, इट इज़ वोलेटाइल लिक्विड। अगर ये वोलेटाइल है तो कुछ टाइम बाद इसके अंदर क्या होगा, वेपर्स बनेगी। वेपर्स बनेगी कैसे, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा उसका नाम होता है इवेपोरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला होगा इवेपोरेशन। सेकंड अपने पास में क्या होगा, सेकंड होगा, देखो ध्यान से, जब भी क्या होता है कि कोई लिक्विड जो होता है रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होता है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है, जैसे आपने वाटर को भी देखा होगा कि उसकी कुछ जो ड्रॉपलेट्स होती है वो वेपराइज होकर के सरफेस पे ऊपर, जो उसका आप बोल सकते हो कि जो भी उसका ढक्कन होता है या जो बोतल की सरफेस होती है ऊपर वाली, वहाँ आ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि वो जो होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ध्यान रखना कि जो ऊपर वाले सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, क्योंकि उनके पास में इंटरेक्शन जो होता है, या हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इस वजह से उनको बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस अट्रैक्शन को ब्रेक करके और ऊपर जाने के लिए, है ना। यानी कि वो एस्केप कर जाते हैं बहुत ईजिली। तो वहाँ पे क्या होता है कि सरफेस का पूरा मॉलिक्यूल पहले जाता है, फिर दूसरी सरफेस वाला जाता है। इसीलिए ध्यान रखना इवेपोरेशन कैसा होता है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। क्लियर है। अब जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा, आप सभी को पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स इस हम बोल सकते हैं कि कंटेनर में बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे वेपर्स बढ़ेगी, तो वेपर्स जब बढ़ेगी तो वेपर्स मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, और जब वेपर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो हमें पता है कि वो वापस, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वापस ठंडा होगा, तो जो वेपर्स बनेगी वो वापस लिक्विफाई होगी और कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगी। उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन। यानी कि जो वेपर्स ऊपर आ रही थी वो वेपर वापस नीचे आएगी। तो उसके अंदर ये तो पहला प्रोसेस हो गया, ये सेकेंड प्रोसेस हो गया। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन नाम देते हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जो वेपर्स इवेपोरेट होकर के गई थी वो वापस आ जाएगी। एंड इसके अंदर हम लोगों ने क्या भर रखा होता है, एक सब्सटेंस भर रखा होता है, जो आप सभी को पता है ये कैसा है, ये मरकरी है। एंड इस मरकरी का लेवल अभी हमने मेंटेन कर रखा है। थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे यहाँ पे वेपर्स क्रिएट होना स्टार्ट होगी, थोड़े टाइम बाद इस लेवल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और यही जो चेंज आएगा इसको हम लोग फाइंड आउट करके और ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस लिक्विड पर कितना जो है प्रेशर एक्सर्ट करा जा रहा है इसकी वेपर्स का। क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखो
अगर मैं बात करूँ, और ध्यान रखना वेपर प्रेशर हम किसी भी लिक्विड का उसी कंडीशन पर फाइंड आउट कर सकते हैं जब रेट ऑफ कंडेंसेशन या फिर हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो। अगर दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट है तो उस पॉइंट पर हम कभी भी एक्यूरेट वेपर प्रेशर फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसका सिंपल सा रीज़न ये होता है क्योंकि देखो, क्योंकि अब भी रेट बराबर नहीं है तो इवेपोरेशन की रेट मान लेते ज़्यादा है और कंडेंसेशन की रेट कम है, तो प्रेशर अच्छे से एग्जर्ट नहीं होगा। तो जब दोनों का रेट बराबर हो जाता है, दोनों इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, उसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, उसी पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिफाइन करा जाता है। क्लियर है? तो ये आप लोग पॉइंट जो है वो ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज द प्रेशर exerted by the vapors of liquid on its surface तो ये इसके सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये होता है, आप लोग जरूर से ध्यान रखेंगे। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ है तो आप ये बोल सकते हैं कि अभी तक वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं करा गया है। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा तरीका है इनको एक्सप्लेन करने का। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज हो जाता है, तो बहुत सिंपल है कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऐड करता हूँ एडिंग NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मैं ऐड करता हूँ तो हमें क्या बोल सकता हूँ कि वेपर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से होता ये है कि देखो हमारे पास में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स सारे के सारे सरफेस से ऊपर उठ रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपराइज नहीं होगा। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो वेपराइजेशन की रेट होगी, है ना, इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो धीरे हो जाएगी। तो यहाँ पे वेपर्स बहुत कम बनेगी। वेपर जब बहुत कम बनेगी तो वेपर का वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। तो अगर हम NVS ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इज अ बल्क फिनोमेना। वेपर प्रेशर कैसा होता है, बल्क फिनोमेना होता है। लेकिन इवेपोरेशन ध्यान रखना, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, जबकि जो वेपर प्रेशर होता है वो एक बल्क फिनोमेना होता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, बोल सकते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उसको, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेगी। और जब वेपर ज़्यादा बनेगी तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम दूसरा बात करें, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ऐसा लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। सपोज करो कि हमारे पास में ऐसा लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो हमें उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो उसका जो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छे से है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा सा है, तो वहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो कि उनको सराउंडिंग एनवायरनमेंट से नहीं मिलेगी। इस वजह से वहाँ नॉर्मल कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे वेपर प्रेशर उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। इसीलिए ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इन्वर्स रिलेशन होता है, वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये कुछ डिपेंडेंसी होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना, इस पर डिपेंड करता है और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ वेपर प्रेशर का टॉपिक हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्योंकि हम यही देख रहे हैं तो हम बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल है। देखो
ये एक टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एनवायरमेंटल प्रेशर से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to external pressure, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला अगर मैं देखूँ तो किस तरीके से होता है, सपोज हम एक कंडीशन लेते हैं, कंडीशन हमारे पास में कुछ इस तरीके से, यहाँ हमने एक सॉल्यूशन भर रखा है, ये लिक्विड है बेसिकली हमारे पास, एक ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ वेपर्स बनेगी और इन वेपर्स का कुछ वेपर प्रेशर हमारे पास में दिया हुआ है, ये 0.5 ATM का है। एंड अगर जो यहाँ पे P एक्सटर्नल की बात करी जाए तो P एक्सटर्नल यहाँ पे 1 ATM का है। तो और हमें टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस टेम्परेचर इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज नॉट BP। ये क्या नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि P एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल नहीं है। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल आना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर बनता है वो अब कितना आ जाता है वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर लगभग आ जाता है 1 ATM, और जो P एक्सटर्नल था हमारे पास वो भी क्या आ जाएगा, 1 ATM। अगर P एक्सटर्नल 1 ATM आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर आया, सपोज करो कि 30 डिग्री सेल्सियस पर ये सिचुएशन आई, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड। क्लियर है? तो बहुत सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब होता है, बहुत सिंपल सा तरीका। अगर मैं ऐड करता हूँ, है ना, एडिंग NVS, अगर मैं NVS को ऐड करता हूँ तो बताओ क्या होगा। अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा है तो मुझे और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। यानी वेपर जो है उसकी कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम बनेगा। यानी कि अगर मैं NVS ऐड करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होगा तो इस तरीके से हम लोग एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे जाकर के, जिसका नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो आप फटाफट से इसको कॉपी करें। एंड अगर आपको कुछ सराउंडिंग साउंड आ रही है तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ आपके लिए, है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने ट्राई करा था कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बनाऊँ, ऐसे टाइम में बनाऊँ जहाँ पे कोई भी सराउंडिंग साउंड नहीं है, बट आप सभी को पता है ना, अभी दिवाली का टाइम, कंस्ट्रक्शन। चलो तो आप लोग इसको नोट कर लें। फिर हम आगे मूव करते हैं राउल्ट फ्लो पर, और राउल्ट फ्लो का हम लोग पूरा का पूरा डेरिवेशन देखते हैं और उसको फटाफट कंप्लीट करके हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। फटाफट कॉपी करें। चलें स्टार्ट करें हम लोग आगे। तो देखो अगला हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है राउल्ट फ्लो। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राउल्ट फ्लो। अब देखो राउल्ट फ्लो का स्टेटमेंट क्या है, आप लोग इसको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा थ्योरी है वो NCERT या फिर किसी भी स्टडी मटेरियल से देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखने वाले हैं, वैसे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन वो हम नहीं लिखने वाले। जो हमारे काम की है, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, हम उन्हीं को लिखेंगे। देखो राउल्ट फ्लो का बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि इसने ये बताया था, यहाँ से हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन में ध्यान रखना 2 चीज़ें होती है। एक तो सॉल्यूट होता है, वैसे कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें 2 ही चीज़ें होती है, सॉल्यूट भी होता है और क्या होता है, और सॉल्वेंट भी होता है हमारे पास। क्लियर है? तो जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के अंदर आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा, क्योंकि हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमने ये पूरा डिफाइन कर दिया है कि जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट आएगी वो कैसी होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही हो सकती है। आप यहाँ पे फिर सॉलिड का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, गैस का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना राउल्ट फ्लो किस पर लगता है, राउल्ट फ्लो लगता है कि अगर हमारे पास में सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड हो। तो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू
according to this law, the partial vapor pressure of a liquid on its surface is directly proportional to the mole fraction of solvent in liquid phase। ध्यान रखना ये लिक्विड फेज में है ना, या सॉल्यूशन फेज लिख देते हैं, इन सॉल्यूशन फेज। तो सॉल्यूशन फेज में हम ये देखेंगे। तो ध्यान रखना इसने एक रिलेशन दिया था। रिलेशन क्या दिया था कि जो वेपर प्रेशर होगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट। क्या दिया था उसने? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं P नॉट एक्स सॉल्वेंट। क्या लिख सकते हैं? P नॉट एक्स सॉल्वेंट। बताओ यहाँ पे P नॉट क्या होगा? P नॉट होगा यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्योर वेपर प्रेशर। क्या होगा? प्योर वेपर प्रेशर। किसका होगा प्योर वेपर प्रेशर? सॉल्वेंट का। क्लियर? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे हम लोगों ने जो सॉल्यूट कंसिडर करा है, सॉल्यूट कैसा है यहाँ पे ये लिख लेना आप लोग। सॉल्यूट कैसा है? ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। तो बताओ अगर नॉन वोलेटाइल है तो प्रेशर किसका बनेगा? क्या नॉन वोलेटाइल का कभी प्रेशर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसकी वेपर ही जनरेट नहीं होगी। अगर उसकी वेपर ही जनरेट नहीं होगी तो उसका वेपर प्रेशर कैसे आ सकता है? तो वेपर प्रेशर नहीं आएगा उसका। तो आप सिंपल सा याद रखेंगे कि सॉल्यूट आपका कैसा होता है राउल्ट्स लॉ में? नॉन वोलेटाइल होता है। हम ये जरूर देखेंगे कि अगर मैं दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को ही क्या कर दूं? वोलेटाइल कंसिडर कर लूं, तो फिर उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उस केस में हम लोग एक नया लॉ एक्सप्लेन करेंगे, डाल्टन्स लॉ, एंड डाल्टन्स लॉ को इक्वल करेंगे हम लोग राउल्ट्स के साथ। फिर हम नया फॉर्मूला डेराइव करेंगे। क्लियर? तो देखो सॉल्यूट हमेशा कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। तो देखो इसने एक रिलेशन बनाया था। अभी जो रिलेशन है इसका एक ग्राफ भी बनता है। मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के बता देता हूँ, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो ग्राफ भी कैसा आएगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। इधर आपके पास में P आ जाएगा एंड इधर आपके पास में X आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग इस तरफ देखेंगे इस तरह से, तो ये आपका क्या आ जाएगा? P नोट आ जाएगा। ठीक है? P नोट क्या होता है? एक प्योर वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, या जो भी आपने लिक्विड लिया है। तो ये इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है राउल्ट्स लॉ का। अब यहाँ पे एक डेरिवेशन आता है, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से होता है। तो ध्यान से देखें सभी लोग। हम क्या कर रहे हैं? हम एक कंटेनर ले रहे हैं। इस कंटेनर में हम लोग एक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, और उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है। ये हमारे पास में कंटेनर आ गया, और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है? लिक्विड भर दिया इस तरीके, मतलब सॉल्यूशन भर दिया। इस सॉल्यूशन में क्या है? A है। इस सॉल्यूशन में क्या है? B है। ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो A है हमारे पास में ये वोलेटाइल है। कैसा है? ये वोलेटाइल है। जबकि B जो है वो हमारे पास में नॉन वोलेटाइल है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो बताओ इसके अंदर जो वेपर्स बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? वो A की ही होगी। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से एक फार्मूला बनाऊँ, फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ, तो देखो कैसे बनाया जा सकता है, हम लोग वो देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी? वेपर जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बनेगी, ए की बनेगी, बी की वेपर्स नहीं बनेगी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके लिए। देखो पी ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा? पी नॉट ए एक्स। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कंडीशन लेके आते हैं कि बी भी नॉन वोलेटाइल की जगह वोलेटाइल हो गया, बी भी कैसा हो गया? वोलेटाइल हो गया। देखना मैं दो कंडीशन एक साथ दिख रहा हूँ। बी क्या हो गया? वोलेटाइल हो गया। तो बताओ अगर ए बी यानी कि दोनों के दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल होंगे, अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, उसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो इसका मतलब मैं दोनों पर ही राउल्ट्स लॉ लगा सकता हूँ। तो मैं पहले लगा रहा हूँ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, हम किसके लिए लगा रहे हैं? फॉर ए। तो मैं ए के लिए राउल्ट्स लॉ लगा रहा हूं। तो ए के लिए लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ई। अगर मुझे बी के लिए लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पी नॉट बी इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। क्या ये इस तरीके से आ जाएगा? अब हमें पता है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, तो जो सॉल्यूशन होगा पी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी एस इज इक्वल्स टू होता है पी ए प्लस पी बी।
ठीक है। पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। हमें पता है पी ए की वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे, सो पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बहुत ही सिंपल सा तरीका, ये एक फार्मूला बन जाता है। अब इस फार्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट होते हैं हमारे पास कंटेनर में, उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है, सॉरी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास में 2 कंपोनेंट है, इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन आएगा इसका टोटल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स ए की वैल्यू। एक्स ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स बी को उस साइड भेजना पड़ेगा। सो एक्स ए इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस एक्स बी। क्लियर, तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करूंगा मैं, तो मेरे पास में एक फॉर्मूला बनेगा, देखो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस क्या आएगा पी नॉट बी एक्स बी। ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सो पी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब अगर मैं इनमें से एक्स बी को कॉमन ले लेता हूँ, तो पी एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, और इसके ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, एक्स बी लिख दिया। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे ताकि हमें अच्छा दिखे, है ना। तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस का क्या बन जाएगा, पी नॉट ए, और यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, एक्स बी आएगा। सो ये एक फॉर्मूला बनता है, जरूरी नहीं है ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा। अगर आप लोगों ने एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करी है, तो आप एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करके आप एक्स बी की जगह उसकी वैल्यू लिख सकते हो, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा। आप इसी तरीके से सेम मेथड से क्या कर सकते हो, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। रटना कुछ भी नहीं है ना, कितने फॉर्मूले रटेंगे, आप मेथड ट्राई करें, फटाफट से उसको बनाने की कोशिश करें। थोड़े टाइम में देखेंगे आपको अपने आप फॉर्मूले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप मतलब सोचते रहेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, फॉर्मूला बनता रहेगा। क्लियर, तो फटाफट से आप इसको कॉपी करें। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े आगे वाला पोर्शन के बारे में, एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास में, जैसे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो कंपोजिशन देखा था वो लिक्विड फेज में देखा था, अब हम बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन दोनों का अगर हम एक साथ स्टडी करें तो किस तरीके का ग्राफ बनता है, किस तरीके से रिलेशन आता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं आगे वाले पोर्शन पे। चलें आगे हम लोग। आई होप आप लोग यहाँ तक वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को। देखो, जिन लोगों को पढ़ना होगा बहुत अच्छे तरीके से तो पूरा वीडियो देख रहे होंगे, एंड जिन लोगों को नहीं पढ़ना है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जिनको कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए, अगर वैसे स्टूडेंट्स हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका जो है, मतलब अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि नीट हो या फिर जेईई हो, तो वो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। क्लियर है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बोल सकते हो कि रेगुलर मेथड फॉलो करने होते हैं स्टडी के, एंड इसके अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि आपको बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में मेंटेन करना पड़ता है अपना पूरा का पूरा शेड्यूल, है ना। रेगुलर रहना पड़ता है हर एक चीज़ों के लिए, आपको जो टॉपिक नहीं आता है उस पर वर्क करना होता है, तभी जा करके आप अपने जो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं या फिर बोल सकते हो कमियां होती हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, वापस से इम्प्रूव कर सकते हो, और एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, कंपटीशन कोई जो है वो टफ़ नहीं होता है, हम खुद उस कंपटीशन को टफ़ बनाते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन का एक सिंपल सा रूल होता है, अगर कोई पर्सन एकदम, हम बोल सकते हैं कि होनेस्टी के साथ स्टडी करता है पहले, तो वो उस मतलब बोल सकते हैं जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, उसके लिए वो डेडिकेटेड है ना, उसका वो ड्रीम है कि नहीं मुझे यही करना है, तो पहला तो उसका स्टेप वहीं कंप्लीट हो जाता है। पहला आप बोल सकते हो कि आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाते हो। फिर बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस आती है, अगर आप उनको फाइट करके बहुत अच्छे तरीके से उनको जंप करके जो स्ट्रगल्स आप करते हो पूरी की पूरी, जो आप बोल सकते हो कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन फेज में अगर आप उनसे ना डर करके बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली है आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो हमें क्या करना होता है कि हमें, क्योंकि हम नॉर्मल ढंग से नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ता है, हमें मतलब कंटिन्यूटी के साथ में प्रिपरेशन करनी होती है, तभी जा कर के होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के आगे वाले पोर्शन में, जहां मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। अभी हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, तो राउल्ट्स लॉ में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास में सिर्फ एक ही वोलेटाइल लिक्विड, मतलब जो सॉल्वेंट हो वो कैसा हो, वोलेटाइल हो, और जो सॉल्यूट हो वो नॉन वोलेटाइल हो।
फिर हमने ये देखा था कि अगर मैं दोनों को ही वोलेटाइल कंसिडर कर लूँ तो फिर हमने एक फार्मूला बनाया था। इसका एक ग्राफ भी आता है, वो जो कि मैं आपको आइडियल गैस जब हम आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास जो लिक्विड है, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, उसमें हम लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन को इक्वल करने वाले हैं किसके साथ, हम गैस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन बनेंगे उन दोनों को इक्वल करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है उनको इक्वल करने का। आप लोग देखें कैसे इक्वल करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। क्लियर। अब देखो ध्यान से किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम वापस से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और एक डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे एक लिक्विड है और इस लिक्विड के एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मेरे पास में दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। ये दोनों ही कैसे हैं, ये बोथ आर वोलेटाइल। अगर ये दोनों ही वोलेटाइल है तो यहाँ पे जो वेपर्स बनेगी वो भी किसकी बनेगी, यहाँ पे वेपर्स भी किसकी बनेगी, ए और बी की बनेगी, है ना। वेपर्स ऑफ ए एंड बी, दोनों ही वेपर आएगी। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको मैं वाई ए एंड वाई बी लिख रहा हूँ, एंड इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो हमारे पास में मोल फ्रैक्शन होगा उसको मैं एक्स ए एंड एक्स बी से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दिया हुआ है, उससे आपको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगाने वाले हैं। कंडीशन ये है हमारे पास में, हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास में राउल्ट इक्वल करने वाले हैं डॉल्टन। ठीक है, राउल्ट्स को क्या करने वाले हैं, हम इक्वल करने वाले हैं डॉल्टन के साथ। अब डॉल्टन क्या कहता है कि जब भी आपको किसी भी गैस का, है ना, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल प्रेशर। तो आपके पास में उस पर्टिकुलर गैस का क्या आएगा, उस पर्टिकुलर गैस का वेपर प्रेशर, या फिर बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, हम पहले देख रहे हैं फॉर ए, हम ए के लिए कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि P, अगर मुझे राउल्ट्स लॉ निकालना है तो मैं क्या लिखता हूँ, P नोट ए एक्स ए, ये क्या होगा P टोटल वाई ए। बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना पड़ रहा है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब डॉल्टन्स लॉ आप लोग स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ सकते हैं 11th क्लास के अंदर। अब अगर मैं यहाँ से वाई ए का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूँ तो आप सभी को पता है कि फॉर्मूला क्या आएगा, P नोट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय P टोटल। एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा वाई ए का। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर बी भी निकाल सकता हूँ, फॉर बी। अब बी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो देखो बहुत सिंपल है, P नॉट बी एक्स बी इज इक्वल्स टू P टोटल, एंड यहाँ आएगा वाई बी। एंड अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि हमारे पास में जो वाई बी है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, बहुत सिंपल सा, यहाँ आएगा P नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई P टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और हमें पता है कि P टोटल क्या होता है, P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट ए पी ए प्लस पी बी आ जाएगा, जिसमें P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इनके रिलेशन देखने वाले हैं और इसका एक फार्मूला भी बनाने वाले हैं। तो वो फार्मूला जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास। हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स ए इज इक्वल एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है। तो देखो अभी हमारे पास में एक फार्मूला है ये वाला, है ना, फॉर ए वाला फार्मूला जो है इसको हम यूज़ करते हैं P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय, या इसको ऐसा लिख लूँ, P नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू P टोटल वाई ए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो एक्स ए का फॉर्मूला मुझे मिलेगा, वो मिलेगा पी टी वाई ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए। कुछ इस तरीके से मुझे एक फार्मूला दिखा। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर बी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर बी के लिए अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ तो क्या होता है, P नॉट बी एक्स बी इज इक्वल्स टू P टोटल वाई बी। तो मुझे अगर यहाँ से एक्स बी का फॉर्मूला बनाना है तो बहुत सिंपल है, P टोटल वाई ए डिवाइडेड बाई P टोटल वाई बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, P नॉट बी। ये दो फार्मूले बन गए, इन दोनों फार्मूलों का हम एक साथ लिख देंगे। सो हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास में क्या आएगा, P टोटल वाई ए प्लस डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, P नॉट ए, प्लस में क्या आएगा, P टोटल वाई बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, P नॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा, आप बोल सकते हो यहाँ पे 1। अब इनमें से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लेके क्या करूँगा, वाई ए अपॉन में P नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन में क्या आ जाएगा, P नॉट बी।
और यहाँ कॉमन आ जाएगा अपने पास में पी टोटल इज इक्वल्स टू 1। पी टोटल को मैं इस साइड भेज दूंगा, तो अगला जो हमारे पास में आएगा, तो देखिए ध्यान से आप लोग सभी लोग, वाई ए अपॉन में क्या आएगा, सॉरी वाई ए अपॉन में पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन में क्या आएगा बताओ, पी नॉट बी, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन पी टोटल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें पता है कि वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल्स टू भी 1 होता है, तो हम यहाँ से वाई ए का फॉर्म वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगा 1 माइनस वाई बी। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, तो यहाँ आएगा हमारे पास में 1 माइनस वाई बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी टी। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, सो 1 अपॉन पी नॉट, सॉरी 1 अपॉन पी नॉट ए प्लस आएगा हमारे पास, सॉरी माइनस आएगा हमारे पास वाई बी अपॉन में पी नॉट ए प्लस आएगा वाई बी अपॉन में पी नॉट बी। क्या आप सभी को जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? इनमें से सेम हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन पी नॉट ए माइनस में यहाँ आएगा अपने पास में 1 अपॉन पी नॉट ए प्लस आएगा 1 अपॉन में पी नॉट बी, एंड यहाँ आ जाएगा वाई बी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बताओ, 1 अपॉन पी टोटल। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ, तो पी नॉट ए प्लस आएगा 1 अपॉन में पी नॉट बी माइनस का आएगा 1 अपॉन में पी नॉट ए, एंड ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई बी इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन पी टी। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को फ्लिप कर दूँ, तो फ्लिप करने पर क्या बनेगा, देखो पी टोटल इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू बनेगा पी नॉट ए प्लस क्या बनेगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, वाई। तो ये आ जाएगा अपने पास, क्योंकि ये वाई बी है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई बी। तो ये ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमें इसको पलटना कुछ है नहीं, हमारे कोई ज़्यादा काम नहीं आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल करके ऐसे कुछ रिलेशन बना सकते हो। हमें तो एक ग्राफ देखना है, वो ग्राफ किस तरीके से आता है वो हमें चेक करना है, ठीक है। हम इसी फॉर्मूले से ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था उसका और एक इस वाले कंडीशन का, दोनों का ग्राफ कंपेयर करने वाले हैं। यानी बेसिकली हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, एक तो हम लोग लिक्विड का जो कंपोजिशन कर्व है वो पढ़ रहे हैं, और एक वेपर फेज में जो कंपोजिशन कर्व है, वेपर का जो कंपोजिशन कर्व आएगा उसको हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? दोनों को हम कंबाइन करेंगे और इस तरीके से हमारा एक पूरा का पूरा प्रॉपर ढंग से ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? तो आप फटाफट से ये डेरिवेशन नोट कर लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो देखो, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ ताकि हम नया टॉपिक भी डिस्कस कर सकें। तो अगर मैं राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाता हूँ तो पहले राउल्ट्स लॉ का ग्राफ इस तरीके से आएगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में देखो, मैं इसको ऊपर से ओपन भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में देखो एक चीज़ है, हमारे पास दो हमारे पास में कंपोनेंट है ए एंड बी, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ए है इट इज़ मोर वोलेटाइल। कैसा है? मोर वोलेटाइल। अगर ये मोर वोलेटाइल है ना, बहुत सिंपल है, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि पी नोट ए की वैल्यू पी नोट बी से ज़्यादा आएगी। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, पी नोट ए को कंसिडर कर लेता हूँ, मैं यहाँ क्या कंसिडर कर लेता हूँ, पी नोट बी को, एंड मैं इसको इसके साथ में मिला देता हूँ, एंड मैं इसको इसके साथ में मिला देता हूँ। ये थोड़ा बेंड हो गया, इसको ध्यान रखना। एंड मैं इनको क्या कर देता हूँ, इनके साथ में मिला देता हूँ। तो ये हमारे पास में पी एस का ग्राफ आएगा विच इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी। क्लियर है क्या सब? सॉरी, पी ए प्लस पी बी, एंड ये हमारा आ जाएगा पी ए का ग्राफ और ये हमारा आ गया पी बी का ग्राफ। ये तो सिंपल हमारा क्या हो गया, ये एक आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ बनेगा और ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग भी है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कंपोजिशन कर्व है। ये कैसा है? लिक्विड कंपोजिशन। अब अगर मैं बात करूं वेपर कंपोजिशन के बारे में, तो वेपर कंपोजिशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या आप लोग थक तो नहीं रहे, है ना? अगर आपको देखो रिवीजन करना है तो वैसे तो देखो मैं कभी वन शॉट रिवीजन मैंने आज तक बनाया नहीं, बट यही है पहला हमारा वन शॉट रिवीजन। तो इसके अंदर बस हम लोग बना रहे हैं, आप लोग अच्छे से सपोर्ट करें, मैं तो ये आपको बता रहा हूँ। बाकी क्या है कि आजकल लोग क्या है कि मतलब लोग कंटेंट पर फोकस नहीं करते, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना। आप अब बोल सकते हो कि जो प्रायोरिटी है लोगों की वो एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, अगर चाहे वो किसी भी फील्ड में आप लोग देखेंगे। अब बेसिकली जो टीचिंग फील्ड है, जब से ये पूरा का पूरा सिस्टम हुआ है, तो टीचिंग फील्ड में भी सबसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। ये बात सही है कि एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना, कि अगर हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम
लगभग साल इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है। और टीचर्स भी जो पढ़ा रहा होता है तो कंटिन्यू लंबी क्लास के अंदर जब पढ़ा रहा होता है तो उसको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। बट मैं ये बोलता हूँ कि एंटरटेनमेंट आपका हमेशा सेकेंडरी मैटर होना चाहिए। आपका फर्स्ट जो मैटर होना चाहिए वो ये कंटेंट होना चाहिए कि आप कितना अच्छे लेवल पर कंटेंट जो है वो पढ़ रहे हैं। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छे से लेवल से कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे चैनल से पढ़ रहे हैं, है ना। कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी किसको रखनी होती है? कंटेंट को प्रायोरिटी रखनी होती है। अगर आप ऐसे वीडियोस में टाइम पास कर रहे हैं या ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं जिससे आपका कोई मतलब आपको आपका लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा, आपको कुछ नई चीज़ नहीं मिल रही है, देन आप उस वीडियो को बंद कर दें। वो कोई काम की नहीं वीडियोस, ठीक है। अभी तो ट्रेंड चला हुआ है रील्स का या फिर शॉर्ट्स का, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो शॉर्ट्स एंड रील्स हालांकि मैं खुद भी बनाता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेकिन आपने देखा होगा कि सारे मेरे वीडियो जो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं वो सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, है ना। मैंने आपको देखो, हम इन सभी चीज़ों का जो ट्रेंडिंग में चली जाती हैं उनका हम दो तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें हो सकती है, बेनिफिट भी है और उसके नुकसान भी। बेनिफिट ये है कि हम उसका अच्छे चीज़ के लिए यूज़ करें, जैसे कि बहुत सारी टीचर्स करते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। और एक ड्रॉबैक उसका ये है कि आपको अब जैसे आपने टिकटॉक्स पे देखें, सिमिलर वैसा ही आपको जो है कंटेंट अब यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहा है, सिमिलर वैसा ही कंटेंट आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल रहा है, या जहाँ पर भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके वहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके पास में वही होती है। तो आपको हमेशा ये सेलेक्ट करना है कि आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है या फिर नहीं है। अगर यूज़फुल है तो आप उसको ज़रूर से देखें, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, और अगर वो यूज़फुल नहीं है तो आप उसको अवॉइड करें। क्लियर? चलो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर हमारे पास में वेपर वाला है तो हमने एक फॉर्मूला देखा है कि उसमें 1/P0 आ रहा था, है ना, आ रहा था ना 1/P0 एंड 1/P0 तो इसका मतलब कि जो P0 ऊपर है वो P0 यहाँ सॉरी 1 इसका नीचे आ जाएगा 1/P0 और ये कहाँ चला जाएगा 1/P0 और ये ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसा ग्राफ आता है। बाकी ध्यान रखना ये बेसिकली एक कर्व्ड ग्राफ होता है, ये एक्चुअल में ऐसा ग्राफ नहीं होता। मैंने आपको बना दिया, अब देख लिया आप लोगों ने, ये ऐसा कर्व्ड ग्राफ होता है, ठीक है। ये कर्व्ड ग्राफ बन गया। अब अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, मतलब जो हमारे पास में बनता है पूरा का पूरा प्रॉपर, ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। बट ये आप लोग ध्यान रख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला हम बात करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे, है ना। ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डिवीजन वाले, एक होता है नेगेटिव डिवीजन वाले। यानी कि जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डिवीजन को शो करते हैं, यानी राउट्स लॉ से ज़्यादा वैल्यू उनकी आती है ना। जो राउट्स लॉ की वैल्यू है वो कम होती है और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसको तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिवीजन। नेगेटिव डिवीजन में क्या होता है, राउट्स लॉ से वैल्यू नीचे चली जाती है यानी कम आती है, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डिवीजन। सारा को हम लोग देखने वाले हैं बहुत छोटे तरीके से। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन? क्या लिखोगे? सॉल्यूशन विच फॉलो, सॉल्यूशन विच फॉलो राउट्स लॉ। अरे एक सेकंड रुको यार, राउट्स लॉ। क्लियर है? तो जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और ध्यान रखना आइडियल सॉल्यूशन का एक पॉइंट, क्या पॉइंट है आप देखना, इंटरेक्शन between two unlike molecules is similar to the interaction between two like molecules। अब कहना क्या चाहते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो गया ए टाइप का, या फिर आपके पास में क्या हो गया बी टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। इनका जो इंटरेक्शन होता है वो इक्वल होता है किसके साथ, ए बी टाइप के इंटरेक्शन का।
मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है। सपोज करो कि आपके पास में एक सॉल्यूशन है ए बी, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन में आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपके पास में दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, जिसमें ए भी है और बी भी है। अब ए और बी दोनों अलग अलग लिक्विड है। ए को हमने प्योर फॉर्म में रख रखा है, बी को हमने प्योर फॉर्म में रख रखा है। जब ये दोनों अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन किसका होगा, ए मॉलिक्यूल का, सेम सेम मॉलिक्यूल का होगा, इनमें भी सेम सेम मॉलिक्यूल का होगा। जब आप इनको मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद भी जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन रहेगा वो इक्वल रहेगा, इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरीके का जो हमारे पास में केस देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं वो हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी हीट का एब्जॉर्ब नहीं होता है या कोई इवॉल्व नहीं होती है, तो मैं डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे ये बता सकता हूँ आपको क्या आएगी, 0। सेकेंड, यहाँ पे कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा, तो वॉल्यूम मिक्सिंग जो है वो भी क्या नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगी। अगर मैं थर्ड लिखूँ आपके लिए तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। फोर्थ लिखूँ मैं आपके लिए डेल्टा एस क्या होता है भाई, डेल्टा एस होता है एंट्रोपी, ये भी कैसी होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग एक पॉइंट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। एंड इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन हेप्टेन हो गया प्लस एन हेक्सेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास में क्या होंगे, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, तो एन हेक्सेन हो गया, एन हेप्टेन हो गया, इस तरीके से आप क्या ले सकते हो, ये पूरा का पूरा आइडियल सॉल्यूशन बता सकते हो। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे, एग्जांपल आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं एंड नोट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? चलो अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ मैंने जैसा कि बना के दिया है आपको, बहुत सिंपल सा इसका ग्राफ आता है, ये वापस हम लोग बना लेते हैं। यहाँ हमारे पास में एक्स ए है, आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो वो वाला ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। मैं बना तो देता हूँ यहाँ पे। हमें पता है कि पी नॉट ए ज़्यादा होता है, हमें पता है पी नॉट बी कम होता है, और यहाँ से ऐसा लाइनें बनाओ, ऐसा लाइनें बनाओ, ऐसा लाइनें बनाओ, और ये ग्राफ बन गया, बहुत सिंपल। अगला देखें हमारे पास में जब हम बात कर रहे हैं, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको, आपको दिख जाएगा। अगला देखें, आप लोग हेडिंग डालेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है भाई? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ध्यान रखने कितने टाइप के होते हैं, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि होता क्या, सॉल्यूशन which do not follow राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको आप क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे साहब, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारे पास में पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड आता है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वैल्यू राउल्ट्स लॉ से ज़्यादा आती है, यानी कि जो पी ऑब्जर्व्ड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी राउल्ट्स, तो पॉजिटिव डेविएशन है, एंड पी ऑब्जर्व्ड लेस है राउल्ट से, तो वो क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। तो अपना फर्स्ट हेडिंग रहेगा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इनके अंदर इंटरेक्शन होता है। अब देखो मैं ये वापस लाइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो ए बी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास इनमें, और ए और बी बी का जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनका ज़्यादा होगा, यानी कि ए बी इंटरेक्शन जो होता है वो वीक हो जाता है। बस सिंपल, सिमिलर की जगह वीकर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स, बहुत सिंपल। डेल्टा एच मिक्सिंग जो आएगी वो कैसे आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसी आती है, वो भी पॉजिटिव आती है। एंड डेल्टा जी कैसा आता है, नेगेटिव आता है। एंड अगर हम बात करें डेल्टा एस की वाली बात, तो ये पॉजिटिव आता है। ग्राफ की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आपको ग्राफ यहाँ पे दिख जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पी नोट है, ये हमारा पी नोट भी, ये देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी ना, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए आपके लिए कि समझ में नहीं आ रहा। तो हमें जगह कम पड़ रही है, और जब जगह कम पड़ रही है तो हम इसको मिटा देते हैं।
अच्छे से नहीं आएगा तो मैं यहाँ बना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, कर ही देते हैं हम लोग इरेज, इसको जगह बढ़ा देते हैं हम लोग। देखो मैं पॉजिटिव डिवीजन का ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ, पहला ग्राफ है हमारा, हाँ ये ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ हमारा हो गया पी नोट ए, यहाँ हमारे हो गया पी नोट बी, और इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ग्राफ तो ये है, ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव डिवीजन का मतलब है कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये रेड वाला क्लियर है। और बाकी आप लिखना चाहें तो यहाँ एक्स ए इज गोस टू 1 होगा, यहाँ एक्स ए इज गोस टू 2 होगा, और ये इस तरीके से बना सकते हो। सेकंड का अगर मैं ग्राफ बनूँ तो सेकंड तो हमें पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर लेते हैं सेकंड। अच्छा इसका एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही नहीं है, तो एग्जांपल भी लिख लेंगे आप लोग। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ टू अपोजिट लिक्विड, टू लिक्विड्स विथ, या ऐसा लिख लेना टू अपोजिट लिक्विड्स, टू अपोजिट नेचर ऑफ लिक्विड, कुछ भी लिख लेना यार। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लिख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल CHCl3 हो गया, और आपके पास में इसको डाल देना CCl4 में, इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बाकी एग्जांपल आपको नोट्स में मिलेंगे, आप लिख लेना। सेकंड अगर हम बात करें नेगेटिव डिवीजन की, सो नेगेटिव डिवीजन क्या होता है आप बता सकते हैं क्या? तो बहुत सिंपल है, इसका उल्टा कर दो, ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए प्लस, या और लिख सकते हो आप लोग बी। क्लियर है क्या? बताओ डेल्टा एच, जो डेल्टा एच मिक्सिंग आएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव है, डेल्टा जी भी नेगेटिव है, और डेल्टा एस पॉजिटिव है। इसका एग्जांपल आप लोग लिखेंगे, ऐसे सॉल्यूशन बनाने हैं आपको जिनमें अच्छा सा इंटरेक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल HNO3 के अंदर पानी डाल दो, इनमें क्या होगा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन बनाने हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही हो, तो उसको आप लोग क्या बोल देंगे, उसको आप क्या बोल देंगे, वो नेगेटिव डिवीजन शो करेगा। देखो कैसे, ये आपका पी नोट है, ये आपका पी नोट बी, इसको मिला देते हैं यहाँ से, चलो नीचे ले आते हैं इसको, और इसको मिला देते हैं यहाँ से, इसको मिला देते हैं यहाँ से, और हम क्या करते हैं, अब नेगेटिव डिवीजन शो कर देते हैं, है ना, कितना आसान बनाना। बाकी आप लोग मेंशन कर लेना यार, कर लेंगे क्या आप लोग मेंशन, बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे आप लोग। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। फटाफट से आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में, कि क्या होते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना जो अगला टॉपिक है उसका नाम है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या नाम है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो ये ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर जो इनका कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड फेज और जो वेपर फेज में कॉम्पोजिशन होता है ये बिल्कुल सेम होता है। एंड दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन होता है ये एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होता है, और ये जो जब हम इसको डिस्टिल करते हैं तो ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन अनचेंज रहता है। वैसे हम लोग जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं इनके कंपोनेंट्स को यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है सेपरेशन के टाइम ये दिक्कत आती है, हमारे पास में एक लिक्विड तो आ जाता है, दूसरा जो लिक्विड बचता है वो अपना एजियोट्रोपिक मिक्सचर में ही रहता है, यानी एक लिक्विड सेपरेट होगा विथ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, ठीक है, या एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो लिखेंगे दीज आर द बाइनरी सॉल्यूशन which have same composition in liquid phase
एंड a vapor phase and boils at a constant temperature। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो एग्जांपल, एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम हमारे पास में कुछ ऐसा है। यहाँ हमारे पास में एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, a प्लस बी। इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो XA है, इसका मोल फ्रैक्शन XB है। यहाँ पे जो इसकी वेपर्स बनेगी, यहाँ मैं बोल सकता हूँ मोल फ्रैक्शन Y है, एंड यहाँ जो मोल फ्रैक्शन है वो YB है। तो हम ये बोल सकते हैं कि XA अपॉन में XB जो है इज इक्वल्स टू YA अपॉन YB। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही कंडीशन होती है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, दो टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। पहला आता है हमारे पास में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और दूसरा क्या आएगा बताओ? दूसरा आएगा हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, क्लियर है? अब जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होता है ये पॉजिटिव डेविएशन वाले जो होते हैं, है ना, और ये होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। क्लियर है? यानी ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से बहुत लार्ज पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, तो वो तो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और जो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमारे पास में देखो, वैसे तो देखो डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद ही रखने पड़ते हैं। इनका फिक्स जो है वो आप बोल सकते हो कि परसेंटेज होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट भी आपको कुछ एक का याद रखना होता है। तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं, क्योंकि ये डाटा बेस्ड होता है तो चांसेस रहते हैं कि इनसे डाटा वाले क्वेश्चन ना आए, और वही क्वेश्चन आते हैं जो या तो एनसीईआरटी में दे रखे हैं या जो कॉमन एग्जाम्पल्स चलते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स किस तरीके से एक्सप्लेन करा जा सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव डिविएशन से बनते हैं, और आप सभी को पता है कि पॉजिटिव डिविएशन जब होगा, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल बता देता हूँ, बाकी आप लोग पूरा डिटेल में उसको देख लेना एनसीईआरटी से। तो जब पॉजिटिव डिवीजन होता है तो हमने देखा था कि जो इंटरेक्शन होता है ए मॉलिक्यूल या फिर बी मॉलिक्यूल का, उसका तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनता है ए बी सॉल्यूशन, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब सोच के जो जब इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो ये बहुत कम हीट पर ही क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, बहुत कम एनर्जी, बहुत कम हीट पर ही वेपराइज हो जाएंगे, बहुत कम टेम्परेचर पर ये वेपराइज हो जाएंगे। अगर ये कम टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाएंगे तो बताओ इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि कम होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस ही बात है कि कम होगा, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोलते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की, तो हमने ये देखा था कि नेगेटिव डिवीजन में जब क्या होता है, नेगेटिव डिवीजन में जो हम देखते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है ए बी मॉलिक्यूल का वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ए मॉलिक्यूल या फिर बी मॉलिक्यूल्स। तो जब इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, उनके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ चुकी है, तो अब वहाँ पे क्या होगा कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर कभी भी वेपराइज नहीं हो पाएंगे। और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर वेपराइज नहीं हो पाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इसमें वैसे लिखने की बात नहीं है, आपको नोट्स में जब आपको दूंगा तो उसमें पूरा का पूरा क्लियरली मेंशन रहेगा कि एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और इनका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होता है, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दे के रखे होंगे, है ना। इनका कुछ परसेंटेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं आपको बात करूं कि मैंने वाटर के अंदर H2SO4 डाला है, तो वाटर के अंदर H2SO4 जब हम डालेंगे ना, क्योंकि वाटर और H2SO4 के बीच में क्या हो सकता है, ये अगर हम देखें तो इसका परसेंटेज होता है, तो लगभग 96% हम बोल सकते हैं W/W जो है वो आपको देखने को मिलेगा H2SO4। इसी तरीके से हम नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर किसका एग्जाम्पल होता है,
नाइट्रिक एसिड एंड वाटर नेगेटिव डिवीजन का होता है, इसका मतलब वो कैसा बनाएगा, वो बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल्स आपको रटने नहीं होते हैं। कई बार अगर मान लो कंपैरिजन पूछ भी ले या कई बार पेपर में आ भी जाए ऑप्शन वाइज, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स दिए गए हैं उनमें से आप ये चेक कर लो कौन पॉजिटिव डिवीजन शो कर रहा है और कौन नेगेटिव डिवीजन शो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बोलूँ कि मैंने एसीटोन के अंदर क्या डाल दिया है, एसीटोन के अंदर CCl4 डाल दिया, तो हमें पता है कि एसीटोन पोलर होता है, CCl4 पोलर नहीं होता है, तो ये दोनों अपोजिट वाले हैं, तो ये पॉजिटिव डिवीजन शो करेंगे। जब ये पॉजिटिव डिवीजन शो करेंगे तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। हमें पता है कि अगर मैं मान लो कि नाइट्रिक एसिड में वाटर डाल दूँ, है ना, या फिर मैं मान लो कि बेंजीन के अंदर क्या डाल दूँ, एसीटोन डाल दूँ। ठीक है, तो बेंजीन के अंदर एसीटोन डालेंगे तो आप सभी को पता है कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बन सकता है, क्लियर है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो देखो परसेंटेज वाइज बहुत सारा टेबल जो है वो बनाया जा सकता है, नोट्स में वो सब चीज़ें मेंशन होगी तो आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको यहीं तक कंप्लीट करता हूँ, इसमें ज़्यादा हमें डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक ग्राफ बनते हैं वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मिनिमम का ग्राफ किस तरीके से बनता है ये हम देख लेते हैं, और मैक्सिमम का किस तरीके से बनता है। तो देखो मिनिमम का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ नहीं बना रहे, अभी तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा। हमने क्या कंसिडर कर रहा है, P0 A को अब की बार नीचे ले लिया, P0 B को हमने ऊपर ले लिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग का अगर बनाना हो तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप से, तो इसका मतलब वो कहाँ आएगा, वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो है टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में ग्राफ बनते हैं वो इस तरीके से बन सकते हैं। बाकी देखो आपको ये ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी जो है आपको बुक में मिलेगी, तो आप बुक से बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है इनका बनाने का, एंड कुछ है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं तो हम ज़्यादा इस पर फोकस करने वाले नहीं है, तो आप इसको फटाफट से कॉपी कर लें। बाकी हम मूव करते हैं, अब हम अपना मेन जो टॉपिक है उस पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर भी मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जिसमें डेरिवेशन और सब हम स्किप कर देंगे। हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए ताकि फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, अब देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टीज़ होती है बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती है। और ये ध्यान रखना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, क्लियर है। तो पहले हम लोग ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज़ द, या ऐसे बोल सकते हैं these are the properties of dilute solution which depends on the number of solute particle irrespective of nature of solute particle, क्लियर है। तो ये सॉलिड पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, सॉलिड पार्टिकल कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर चेंज कर दिए तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी, क्लियर है। अब हमारे पास में कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो एक आता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या आता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड जब हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है क्या। थर्ड अगर मैं बात करूं तो आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ठीक है।
तो आज के लिए बहुत ज़्यादा चलता है ओपी ओपी। चलो तो हम ओपी को पढ़ेंगे। ओपी क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्लियर है? चलो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट हमारे पास में है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूँ तो ये सब चीज़ें देखो हमने पढ़ रखी है। अब यहाँ से जो चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने अगर पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से फोकसली देखा है तो अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ फिर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर है? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूँ, नाम से पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर में रिलेटिवली कुछ कमी आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कैसे होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका। अब ये होता कैसे है अगर मैं इसको ध्यान से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो देखो बहुत सिंपल सा है। ये सब हमने पढ़ रखा है ना, तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। मान लो ये आपके पास में कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कुछ लिक्विड भर रखा है, इस लिक्विड के अंदर कुछ वेपर्स बनी, ये इसका वेपर प्रेशर है। ठीक है? ये जो वेपर प्रेशर था ये प्योर सॉल्वेंट का था, लेकिन आपने इसमें क्या कर दिया? NVS ऐड कर दिया। जैसे NVS ऐड करा, NVS ऐड करने पर तो यहाँ आपके पास में सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला है, तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर आएगा, ये वेपर प्रेशर और ये वेपर प्रेशर दोनों अलग अलग आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि PS जो होगा वो लेस देन होगा एज कम्पेयर टू P नोट। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा मैं P नोट यहाँ पे बना रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा है। अगर मैं बात करूँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? डेल्टा VP हम लोग इसको लिख सकते हैं, या डेल्टा P भी लिख सकते हैं, है ना। डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? डेल्टा P इज इक्वल्स टू बन जाएगा P नॉट माइनस PS। जो ज़्यादा है उसको माइनस कर देंगे, तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया? इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आपको लिखना होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो जाना कि कितना डिक्रीमेंट आया। अब आप लोग ध्यान रखना एक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमें बात करनी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमें क्या बात करनी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बात करनी है। तो ध्यान रखना ये क्या होता है? ये होता है P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट। कैसा होता है? ये होता है P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट, यानी कि हम लोग P नॉट के रेस्पेक्ट में लोअरिंग को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये होता है RLVP, और यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब बहुत सिंपल है, हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला बना सकते हैं RLVP का। RLVP इज इक्वल्स टू क्या होता है? P नॉट माइनस में PS होता है डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर सकते हैं? P नॉट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो PS होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। PS का फॉर्मूला क्या होता है? PS इज इक्वल्स टू क्या होता है? PS इज इक्वल्स टू हो जाएगा P नॉट XA, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं PS अपने पास में आ जाएगा। देखो ये वाला यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो हैगी हमारे पास में, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या फार्मूला बना सकते हैं हम लोग PS का आ जाएगा अपने पास में P नॉट लिख देते हैं डायरेक्ट, P नॉट X, है ना। इसको सॉल्वेंट लिख देंगे, तो P नॉट X सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा, तो P नॉट माइनस में P नॉट और मल्टीप्लाइड में आएगा X सॉल्वेंट, है ना। ये फॉर्मूला बना सकते हैं। डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे? P नॉट कर देंगे, इसको सबको सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास में बचेगा 1 माइनस X सॉल्वेंट, ठीक है, ये बन गया। अब हमें पता है कि 1 माइनस X सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है X सॉल्यूट। तो यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हैं, क्या बनेगा? RLVP इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा X सॉल्यूट, ठीक है। एक फार्मूला ये बन जाएगा। अब X सॉल्यूट का फार्मूला हम बना सकते हैं कि X सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है? X सॉल्यूट होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N टोटल। तो इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। जैसे ही हम इसको इसमें पुट करेंगे तो नया फार्मूला क्या बनेगा? RLVP इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? इज इक्वल टू आएगा N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N टोटल। एंड N टोटल क्या होता है हमें पता है? N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा? N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट।
ठीक है। तो ये एक फार्मूला ऐसा आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को दिख रहा होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि एन सॉल्यूट जो है वो बहुत कम होगा, तो एन सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे नेग्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। तो हमारे पास में एक फार्मूला बनेगा RLVP इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू में आएगा हमारे पास, डायरेक्ट मैं ये लिख रहा हूँ, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। तो एक फार्मूला हमारे पास में ये आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एन सॉल्वेंट को कैसे लिख सकते हैं, एन सॉल्वेंट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट ग्राम में होता है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 हम करके एक फार्मूला लिख सकते हैं RLVP इज इक्वल्स टू क्या होता है, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी इंटू में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, RLVP को कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारे रिलेटिव हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। हमने सिर्फ इसी का डेरिवेशन देखा, बाकी किसी का हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फटाफट आप इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। चलिए अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन किस तरीके से होता है। तो हमारी जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी मैं आपको वापस से बता सकता हूँ, इसके स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो स्टेटमेंट हमारा ये होता है कि आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और जो P एक्सटर्नल है वो बॉइलिंग पॉइंट पर इक्वल होने चाहिए। तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो हमें और ज़्यादा उसको हीट करना पड़ेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए, क्योंकि जब हम और हीट करेंगे तब जाकर के वेपर प्रेशर बनेगा। वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा P एक्सटर्नल के, उस पॉइंट पर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑन एडिंग NVS बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो मैं एक आपको ग्राफ बना के बताता हूँ, ग्राफ से हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक क्या है, ग्राफ बना लेते हैं। मैं 2 कलर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला, जहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है, हमने 1 atm सेट कर रखा है और यहाँ हमारे पास में टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, ये वाली लाइन, और दूसरी लाइन हम लोग बना रहे हैं ये वाली लाइन, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये वाली। दोनों को हम लोगों ने इस तरीके से लेके आए। ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है सॉल्वेंट की, ये प्योर सॉल्वेंट की, और ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल रखा है, सॉल्यूशन की। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या डाला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, इस पॉइंट को नीचे की तरफ हम लिखें, है ना, टेम्परेचर का अगर मैं पॉइंट देखूँ यहाँ पे, तो मुझे देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरीके से ये इस यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा है। तो देखो पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर का जो पॉइंट था वो कुछ यहाँ था, अब टेम्परेचर का पॉइंट जो है वो यहाँ जा चुका है, यानी कि टेम्परेचर आगे हो चुका है। टेम्परेचर आगे जो हो चुका है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो मैं इसको डेल्टा TB लिख दूंगा। ठीक है, डेल्टा TB क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। निकाला कैसे जाता है, बहुत सिंपल सा तरीका आता है। जो डेल्टा TB होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी। हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सर जो डेल्टा TB होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो जो हमने RLVP का पूरा डेरिवेशन देखा था, उसी को यूज़ करके हम यहाँ पे इसको मोलैलिटी के साथ में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है, वो हम लोग नहीं देख रहे, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलैलिटी। अब के बी क्या होता है, तो के बी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम देते हैं। इसकी यूनिट आती है, यूनिट क्या आती है वो हम लोग देख लेते हैं। के की यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। अगर मैं के बी का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो के बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर आएगा आर टी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपने पास में आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन। क्लियर है, तो ये एक फॉर्मूला आता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, के बी को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सिंपल से तरीके से। तो ये हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होती है। इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखो रिलेटिव है कि आपको क्वेश्चन के अंदर रिलेशन दिया गया हो तो आपको स्टेबलाइज करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रिलेशंस दिए गए हैं तो वो आपको अच्छे से मिक्स करना आना चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस टॉपिक से उठा करके इसमें डालनी है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ट्रिपल फेज डायग्राम। ट्रिपल फेज डायग्राम। अब देखो ट्रिपल फेज डायग्राम क्या होता है और कैसे एक्सप्लेन करा जाता है। तो ये वाटर के लिए हम लोग बनाने वाले, बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम होता है। ये कुछ ऐसा होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसके अंदर यहाँ सॉलिड होता है, यहाँ आपके पास में गैस होता है, यहाँ आपके पास में लिक्विड होता है। या आप एक काम करो, यहाँ आप लोग लिख दो लिक्विड और यहाँ आप लोग लिख दो गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पर होते हैं। और ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को ही आप लोग क्या बोलते हो, ट्रिपल पॉइंट बोलते हो। और वाटर के लिए बात करें, ट्रिपल पॉइंट कितना होता है फॉर वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये ध्यान रखना, ये लगभग 4.66 mmHg पर होता है। मतलब जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 4.66 mmHg तक होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो इसका मतलब क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये वाला जो कर्व होता है इसको फ्यूजन कर्व बोला जाता है। और हमें पता है कि लिक्विड गैस में बदल रहा होता है, तो इसका मतलब ये गैस लिक्विड में बदल रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये होता है वेपराइजेशन। और ये वाली जो लाइन है, क्योंकि सॉलिड जो है वो गैस में बदल रहा है, इसको मतलब बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। अब ये हमारे काम का क्यों है, क्योंकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है कि किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है सॉलिड फेज में और जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड फेज में, वो दोनों जब इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर at which हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज इज इक्वल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो सेम वही देखो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसका एक सिंपल सा ग्राफ भी आता है, हम उसका भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसा आता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारे पास में कर्व है तो ये कुछ ऐसा आता है, ये आपने देखा होगा। क्लियर है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट बनाते हैं। एक तो पॉइंट हम यहाँ से बनाते हैं और एक पॉइंट हम लोग यहाँ से बनाते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये वाला जो था वो तो था T0 या TF0, और ये वाला क्या हो गया, ये TF हो गया। तो देखो वैल्यू जो है वो पीछे की तरफ चली गई। अगर वैल्यू पीछे की तरफ चली गई तो हम इसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा TF बोलते हैं।
ये वाला जो पूरा का पूरा ग्राफ होता है ये सॉल्यूट का ग्राफ होता है, सॉरी ये वाला जो पूरा का पूरा होता है ये सॉल्वेंट का होता है, और ये वाला जो होता है ये सॉल्यूशन का होता है। क्लियर है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये वाला जो पूरा का पूरा लाइन है ये सॉलिड वाली लाइन होती है, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो फ्रोजन होता है, ठीक है, तो फ्रीज होता है, अपन ये बोल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ग्राफ बनता है। अब इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो सेम वापस है कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। एंड अगर मैं वापस से के एफ की बात करूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर मैं अगर बात करूँ इसके लिए फार्मूले की, तो जो इसका फार्मूला होता है कि के एफ कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखना बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे क्या होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, आर टी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1000। और यहाँ ध्यान रखना डेल्टा एच फ्यूज़न होता है, यहाँ वेपराइजेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको यूज़ करके हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। डेरिवेशन देखो, दोनों का डेरिवेशन हम लोग ने नहीं करा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कुछ टॉपिक हमने अवॉइड करे हैं, जैसे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस मैंने नहीं करवाया आपको। एक और टॉपिक हमने नहीं करा है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो वो मैंने अवॉइड करा है, वो हम लोगों ने इसमें डिस्कस नहीं करा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये आप इस तरीके से नोट करें। अब हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर बचा है एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बचा है। हेनरी लॉ आप लोग खुद से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, और उसकी एप्लीकेशन पार्ट भी है, तो एप्लीकेशन पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हेनरी लॉ का रिलेशन जो होता है राउल्ट्स लॉ के साथ, वो भी आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे लास्ट जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, जो वांट ऑफ फैक्टर होता है, वहीं तक हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आप इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्मोसिस को। तो मैं ऑस्मोसिस के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास में दो चैम्बर हैं, और इस चैम्बर के अंदर हमने क्या भर रखा है, इधर की तरफ एक सॉल्यूशन भर रखा है, यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, ये है हमारे पास एक सॉल्यूशन। क्या आपको बात समझ में आई है? यहाँ पे ये है सॉल्यूशन, और यहाँ हमने क्या डाल रखा है, यहाँ हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट डाल रखा है। क्या डाल रखा है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब होता क्या है कि ये हमारे पास में जो बीच में पट्टी दिख रही है आपको, इसको बोला जाता है एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या होता है? एसपीएम का मीनिंग होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लो होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, solvent molecule from pure solvent to solution through semi permeable membrane through SPM, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो देखो, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ फ्लो किसका होता है? यहाँ फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, और किसके थ्रू होता है? एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ध्यान रखना, देखो अगर ये सॉल्यूशन है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ कंसनट्रेशन क्या है? हाई कंसनट्रेशन सॉल्यूशन है, और ये है लो कंसनट्रेशन सॉल्यूशन, लो कंसनट्रेशन। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो ये है लो कंसंट्रेशन वाला, और ये है हमारे पास में हाई कंसंट्रेशन वाला। लेकिन फॉर्म जो अपन हमारे पास में पूरा का पूरा ये ऑस्मोसिस होता है, इसमें मूव कौन करता है? इसमें मूव करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से
देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफाइन करी है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो लोअर कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन होगा, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? तो ये होता है ऑस्मोसिस। अब अगर मैं बात करूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है या जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं ऐसे में बना रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे एक ट्यूब बना सकते हो और इस ट्यूब के अंदर वो प्रेशर मेजर कर सकते हो। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ और यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक ट्यूब बना सकते हो। तो इसके अंदर तो ये कुछ इस तरीके से होगा और इसके अंदर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से लिखते हैं। एंड पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। C का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, R का मतलब क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ, एक आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या नाम होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो देखो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने यहाँ से एक आउटलेट निकाल रखा है बाहर की तरफ, और इस कंटेनर में मैंने क्या कर रखा है, एक इस तरीके से इनलेट लगा रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर, और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक SPM लगा रखा है। यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान रखना, फ्रेश वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट वाटर। तो होता क्या है कि मैं अगर यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा तो इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, इस वाले वाटर के अंदर, मतलब इस वाले पूरे के पूरे कंटेनर में ये जो साइड, यहाँ पे जो वाटर होगा वो वाटर कहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, इस फ्रेश वाटर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। जो फ्लो होता है हमेशा फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ, अब वो उल्टा हो जाएगा, सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर देते हैं तो वो जो ऑस्मोसिस होता है वो कैसा हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। और जब ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, RO बोलते हैं। जो फिल्टर होते हैं RO वाले, उनमें सब में जो मैकेनिज्म होती है वो यही होती है। उसमें एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करा जाता है जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो कैसा होता है, वो प्योरीफाई कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये हम देखने के बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे बनाई जाती है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कैसे एक्सप्लेन करी गई थी, अब एकदम पूरा डिटेल में तो हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ मैं आपको चीज़ें बता दूंगा जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है वो ना सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक दो फॉर्मूले जो एक्स्ट्रा रहेंगे वो आपको नोट्स में मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो देखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव एक्सप्लेन कैसे करी गई थी, तो ये बेसिकली हमने क्या करा था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉन्टॉफ। क्या नाम था उसका, वॉन्टॉफ। अब वॉन्टॉफ ने क्या किया, वॉन्टॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उसने क्या लिया, NaCl लिया, NaCl ले लिया उसने, और इसके लिए उसको Kb की वैल्यू दे रखी थी 0.51। ठीक है, टेम्परेचर कुछ मान लो कुछ दे रखा होगा, जैसे मान लो कि 100.5 के आसपास कुछ भी दे रखा होगा टेम्परेचर, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ये टेम्परेचर हमें दिया गया था। अब इसे क्या निकालना था, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो कैलकुलेट करना था, डेल्टा TB कैलकुलेट करना था। तो डेल्टा TB का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है Kb इंटू मोलैलिटी। अब इसके लिए मोलैलिटी हमें ये 1 मोल दिया गया, तो मोलैलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी, तो m की वैल्यू तो 1 होगी, m इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इसका मतलब डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू Kb की वैल्यू कितनी है, 0.51। तो ये हमारे पास में आ गया कि इतना चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, जब ये प्रैक्टिकली करा गया तो उसने ये बताया कि NaCl जब होता है एक्वस फेज में तो ये कभी इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, ये तो आयोनाइज हो जाता है Na++Cl- में। और हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसके नंबर पर डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगी तो बताओ, यहाँ पे तो नंबर चेंज हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल तो बढ़ रहे हैं,
अगर मैंने इसका 1 मोल लिया है तो अगर हम मोल कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो ये 1 मोल होना चाहिए और ये भी 1 मोल होना चाहिए, यानी कि टोटल हमारे पास में कितना मोल होना चाहिए 2। तो इसका मतलब जो Kb आएगा यानी जो मोलालिटी आएगी वो कितनी आनी चाहिए, वो 2 आनी चाहिए। तो डेल्टा Tb की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1.02 आनी चाहिए थी, जबकि आंसर तो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इस तरीके से करा गया। उसने ये बताया कि यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ये जनरली किन के लिए होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके लिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, जबकि अगर हमारे पास में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं आती है, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ एक बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन या फिर हम बोलते हैं डिसोसिएशन। तो यहाँ पे फिर एसोसिएशन और डिसोसिएशन को देखा जाता है और इसको फिर आगे हम लोग इसको रिलेट कर देते हैं इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक से। एंड जहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और को पढ़ते हैं, अल्फा वहाँ पे फॉर्म आ जाता है, तो फिर वो उसके साथ में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके भी फार्मूले बनते हैं, तो कुछ एक फार्मूले आपको नोट्स में एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप उनको यूज़ करके एसोसिएशन और डिसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल से फार्मूले होते हैं। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, आई को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। आई जो होता है ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है, इसको लिखा जाता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक आता है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल सीजीपी। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड कर देंगे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है। ये जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो आई है फैक्टर, इसको आप लोग को क्या करना है, जितना भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, जहाँ जहाँ सोल्यूट आ रहा है उसके आगे आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो आपके पास में जो एबनॉर्मलिटी है वो खत्म हो जाएगी और आपका जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा सही आएगा। तो ध्यान रखना, पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, एबनॉर्मलिटी क्यों आती है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। अगर कोई डिसोसिएट ही नहीं होगा तो फिर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। और वहाँ पर फिर एक एसोसिएशन और डिसोसिएशन का आ जाता है, जिसमें हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखते हैं। और आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे तो वहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हम यूनिट मान के चलते हैं, यानी 1 मान के चलते हैं। और अगर हमारे पास में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, यानी प्रॉपर डिसोसिएशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ हम लोग अल्फा की वैल्यू 1 नहीं कंसिडर करते। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। इससे आगे का आप लोग पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है वो रिवाइज करवा दिया है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ टॉपिक अभी भी बाकी हैं, उन टॉपिक को हम लोग डिटेल में हम लोग अलग से एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से वो टॉपिक आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं दिक्कत करेंगे, उनके कुछ ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने उनको अवॉइड करा है। और वैसे वो क्वेश्चन वैसे भी आप इनसे इनका यूज़ करके उनकी हेल्प लेकर के आप आराम से कर सकते हो। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास में 100 क्वेश्चन है तो मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि 95 क्वेश्चंस जो है वो आप आराम से निकाल सकते हो। कोई 5-4 क्वेश्चन जो आपसे रह जाते हैं वो बात अलग है, तो उसके लिए आप अलग से कोई टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स है कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। एंड अगर आप इस पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाया, अगर मतलब हमने पूरा एक चैप्टर कवर करा है तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको अवॉइड करें। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो या गलत लगी हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपका कमेंट देख करके, ताकि हम आगे और नए वीडियोज़ को लेकर के आ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।